आज की सारी बिग बिग न्यूज अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के उपचुनाव में बड़े दिग्गज नेता की वापसी हुई है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे प्रशांत किशोर, लगा है तगड़ा झटका। क्या तेजस्वी यादव ने डर कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की गई है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव का बयान हो रहा है वायरल, बताएंगे पुराने अंदाज में दिखे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंकने का किया गया है ऐलान दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे पूर्व मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के नेता के हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की गई है दोस्तों। इस पर उठे हैं कई सारे सवाल और मोदी के द्वारा फिर से एक बड़ी बात फेंकी गई है। बताएंगे ऐसा क्या कहा है उन्होंने, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के सेमीफाइनल में इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है और झारखंड के अंदर भी बनेगा रिकॉर्ड और वापसी करेगी इंडिया अलायंस, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार बिहार के अंदर करना शुरू किया दोस्तों, वैसे ही चारों की चारों विधानसभा उपचुनाव के अंदर आरजेडी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ गए और अचानक से इंडिया अलायंस के बढ़े कैंपेन के बीच में बुरी तरीके से फंस गए प्रशांत किशोर। इसके बाद उनको लगा कि बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी है, यानी उपचुनाव में सारी की सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। लेकिन अब जब आरजेडी जबरदस्त तरीके का चुनाव लड़ रही है तो इसके बाद प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे और कहने लगे कि चुनाव अभी मत कराइए और 13 तारीख से 20 तारीख तक टाल दीजिए, यानी 7 दिनों तक टाल दीजिए। लेकिन कोर्ट ने इस पर जबरदस्त फटकार लगाते हुए पहले तो याचिका खारिज कर दी और कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस पर अदालत के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, केवल दिक्कत आपको हो रही है क्या, यानी 7 दिन चुनाव टलवाने के लिए गए थे, चुनाव तो टला नहीं लेकिन फटकार और लग गई कोर्ट से दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर का एकमात्र उद्देश्य भाजपा और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाना है और इसीलिए कोर्ट ने सही फटकार लगाई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ खगड़िया जिले के चौथम के अंदर थाना क्षेत्र में खैरात निवासी देवेंद्र कुमार पासवान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के फुफेरे भाई है दोस्तों, उनके साथ में बदमाशों ने हाथापाई की है, यानी चिराग पासवान के फुफेरे भाई के साथ मारपीट की गई है। सूचना मिलने के बाद पार्टी ने अलर्ट होने के साथ मामले पर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के परिवार के व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का हमला हो रहा है और इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या महाजंगल राज कहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में एक बार फिर से लालू यादव की वापसी हुई है चुनावी राजनीति में दोस्तों। बड़े दिनों से तबियत खराब चल रही थी लालू यादव की, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद चुनावी राजनीति में कूदे हैं लालू यादव। पहले झारखंड में उन्होंने कई सारी सभाओं को संबोधित किया है दोस्तों। इसके बाद लालू यादव पुराने अंदाज में बिहार के बेलागंज उपचुनाव में नजर आए। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए अपना पुराना जुमला बोला, लागल लागल झुलनिया में धक्का, और इतना सुनते ही यहाँ पर रैली में मौजूद हजारों कार्यकर्ता झूम उठे दोस्तों। जबरदस्त तरीके का एक एनर्जी देखने को मिला और उत्साह लोगों में इतना ज्यादा था, ऐसा लग रहा था कि आरजेडी की जबरदस्त तरीके की वापसी पूरे राज्य के अंदर होने जा रही है दोस्तों। और झारखंड में भी लालू यादव के प्रचार के बाद से इंडिया अलायंस और ज्यादा मजबूत हो गया है। इसके बाद लालू यादव ने माइक संभाला और बोले, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक कर 7 समंदर पार फेंकेंगे। हमने ना जाने कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखे हैं, सभी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर एक साथ रहेंगे तो कोई भी माई का लाल किसी को भी उखाड़ कर फेंकेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार तीनों को निशाने पर लेते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि ये मोदी नीतीश कुमार कुछ भी नहीं है, इन सबको मूली गाजर की तरह उखाड़ कर फेंकेंगे। बेलागंज के अंदर संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लोगों से अपील की है, लालटेन छाप पर बटन दबाकर विश्वनाथ सिंह जी को जितवाइए। इस दौरान लालू यादव ने अपना पुराना जुमला भी दोहराया है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव की वापसी के बाद अब पूरे बिहार और झारखंड के अंदर चुनावी राजनीति में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा और भाजपा नीतीश कुमार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में तरारी विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन के उम्मीदवार राजू यादव मैदान में है। उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने सबको याद दिलाया कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि जहां अमन चैन होगी, शांति होगी, वहीं विकास होगा, वहीं के लोग आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हम सबको एकजुट रहना है, शांति भाईचारे में रहना है। इसके बाद उन्होंने राजू यादव को माले से टिकट मिला है और उनको वोट देने की अपील की गई है दोस्तों। 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी और उससे पहले उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कहा है तेजस्वी यादव ने दोस्तों। इसके बाद जो बातें उन्होंने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को लेकर कही है, इससे साफ स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर केवल भाजपाई एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़ा भारी भारी लोग चुनाव लड़ रहा है, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग तो गरीबों की पार्टी है। जनसुराज पर चुटकी लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नया नया फुलझड़ी पार्टी आया है, लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता देख रही है कौन जनता के लिए लड़ रहा है। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को फुलझड़िया पार्टी बताया उन्होंने दोस्तों, जो थोड़ी देर चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर आप भी मानते कि एकदम सही तुलना की गई है तो अपनी राय जो लिखकर आएगा। साथ बिहार के अंदर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 15 लाख नौकरियां दे देंगे। दरअसल दोस्तों अब 6-7 महीने का समय बचा हुआ है, इसमें 12 लाख नौकरी देने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। शायद अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतने दिनों तक मुख्यमंत्री हैं तब भी उन्होंने 12 लाख नौकरियां नहीं दी होंगी, तो अब मात्र 7 महीने में 12 लाख नौकरियों देने का एक नया जुमला
जुमला फेंका गया है। अगर आप भी मानते हैं कि केवल नरेंद्र मोदी से सीखा हुआ जुमला मात्र है तो अपनी राय जुले बताएगा। साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हरियाणा के चुनाव में दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे की काट समाजवादी पार्टी रोजाना नए नए जवाब से लेकर आ रही है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लिखा है। इसमें समाजवादी पार्टी के अभिषेक वाजपेयी लिखते हैं कि पीडीए की जीत होगी, एकता की जीत होगी, अली भी है, बजरंग बली भी है, हमारे संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देखकर विरोधियों में मच रही खलबली भी है। यानी भाजपा वाले नेगेटिव बयान दे रहे हैं, आपस में मतभेद पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को सता रहा पीडीए का डर दे रहे हैं बेतुका बयान। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर निशाना। फैजाबाद के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बातें कही है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस तरीके की बयान दे रहे हैं ताकि पीडीए समाज के लोग एकजुट ना हो पाए। दोस्तों अब चलते हैं एक एक करके महाराष्ट्र जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आयोग ने एक ऐसी हरकत की है, फिर से सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह इंडिया अलायंस के लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की गई है। दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा बैग चेक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पहले और कितने लोगों के आप लोगों ने बैग चेक किए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार का बैग भी कभी चेक किया है या नहीं किया है। चुनाव आयोग के लोगों की कार्रवाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सबके हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है या फिर केवल विपक्ष के लोगों के ही हेलीकॉप्टर में चेकिंग करने का ही इनको आदेश मिला है। ये कई सारे बड़े सवाल है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जब एक बार नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर में एक चुनाव अधिकारी ने छापेमारी कर दी तो कुछ दिनों के बाद उसका ट्रांसफर कर दिया गया था, बाद में उसको हटा भी दिया गया था। आप लोग को वो स्टोरी भी याद होगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर में छापेमारी नहीं की जा सकती तो फिर उद्धव ठाकरे के यहाँ छापेमारी क्यों की गई है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या निष्पक्षता को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए? एकदम खड़े किए जाने चाहिए। आपकी जो भी राय हो लिखेगा जरूर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता बोली, कहा यूपी में बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है और झारखंड में नरेंद्र मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं झारखंड में जाकर, क्योंकि विपक्ष की सरकार है तो भाजपा के पास बोलने के लिए सब कुछ है। बीजेपी बड़े बड़े सपने दिखा रही है, जबकि अगर कोई उनसे ये पूछ लेता है कि ये जो सपना आप झारखंड और अन्य राज्यों में दिखा रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? पिछले 7.5 साल से आपकी सरकार है, इस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें झारखंड के अंदर जाकर कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारी बातें केवल जुमला है और जुमला का केवल एक ही मतलब होता है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का, बीजेपी का मुख्य एजेंडा आप लोग जानते हैं दोस्तों, सारे राज्यों के अंदर बीजेपी बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आती है और उसके बाद अपना मुख्य एजेंडा जो है उसे लागू करने की कोशिश करती है। इसी के साथ में महाराष्ट्र को लेकर सारे भ्रम तोड़ते हुए ऋतिक सैनी की ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है। दोस्तों पत्रकार और एडिटर इन चीफ है साइनिंग इन न्यूज इंडिया के, साइनिंग इंडिया सर्वे के साइकोलॉजिस्ट है, स्ट्रेटजिस्ट है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए बताया है कि उनके सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन के जश्न मनाने का समय आ गया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन इस बार राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज के साथ आगे बढ़ रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को +-4% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है, यानी 43% वोट शेयर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जा सकता है दोस्तों। यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अगर +4 वोट परसेंटेज मिलते हैं तो 47.2% तक भी उनका वोटिंग परसेंटेज और बीजेपी का पूरा अलायंस का मिलाकर 35% के आसपास वोट शेयर रह सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तब भी वोट शेयर महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति का लगभग बराबर होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में क्लोज कॉन्टेस्ट जरूर चल रहा है, लेकिन अपर एज तो इंडिया अलायंस को मिला हुआ है। साथ साथ वक्त संशोधन बिल को लेकर 25 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी कानून लाने का प्रयास करने वाली है दोस्तों। ऐसे में कोलकाता के अंदर जमाते इस्लामी हिंद वेस्ट बंगाल की ओर से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। जमाते इस्लामी हिंद ने पश्चिम बंगाल के अंदर सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों को उतारकर दिल्ली तक मैसेज भेजा है कि सभी लोग मिलकर एक साथ वक्त संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 चल रहा है। इसका कन्वेंशन बुलाया गया था दोस्तों। जमाते इस्लामी हिंद ने पश्चिम बंगाल के अंदर ये बहुत बड़ी सभा की और यहाँ से डायरेक्ट मैसेज भाजपा और उसके सरकार के लोगों को भेजा है कि लोग इतनी जल्दी इस तरीके के कानून का स्वीकार नहीं कर सकते और विरोध करते रहेंगे। इससे पहले भी करोड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्त संशोधन बिल का जोरदार विरोध किया था दोस्तों। और लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वक्त संशोधन बिल मुसलमानों को कानून के तहत मिलने वाले आर्टिकल 25 के फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। जगह जगह प्रोटेस्ट से साफ समझ में आ गया है दोस्तों कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पुरजोर तरीके से विरोध में उतरे हुए हैं। शासक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दोनों अपने अपने भाषणों में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक है तो सेफ है के नारे और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले मोदी फिर योगी ये तय करे कि देश में कौन सा नारा लागू करना होगा ताकि जनता को भ्रम की स्थिति में न रखा जाए। झारखंड के पलामू के अंदर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पब्लिक मीटिंग करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान कोई साधु का बयान हो ही नहीं सकता, कोई साधु ऐसा बयान दे ही नहीं सकता। ये बात आतंकी कह सकते हैं आप, नहीं कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात नहीं कह सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी योगी का मकसद देश की एकता को खत्म करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के
बयान देना है। उन्होंने कहा कि इस नारे का मकसद देश में लोगों को बांटना ताकि वह अपनी राजनीतिक स्वार्थ साध सके। खड़गे ने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी को दादागिरी का प्रतीक बताया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और जो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, इस तरीके का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके का नारा कोई साधु नहीं दे सकता, ये बात आतंकी कह सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से योगी आदित्यनाथ को ही शब्द से संबोधित किया है? आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कर्नाटका सरकार में मंत्री जमीर अहमद ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर नस्लीय टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी को कालिया कुमारस्वामी कह दिया, जिसके बाद अब जेडीएस ने पलटवार किया है। जेडीएस ने कहा कि जमीर अहमद ने चन्नपटना उपचुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के लिए नस्लीय गाली का इस्तेमाल किया है। कर्नाटका सरकार के मंत्री जमीर अहमद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कालिया कुमारस्वामी शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि कालिया कुमारस्वामी बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर जेडीएस ने इसे नस्लवादी टिप्पणी करार देते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की बात कही है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कानपुर के सीसामोई सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी भरी सभा में रो पड़ी। इस दौरान सपा के महासचिव शिवपाल यादव भी मंच पर मौजूद रहे। तभी उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि विधायक जी को छुड़वा दीजिए। सपा प्रत्याशी का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए जनसभा से बोलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वायरल वीडियो कानपुर के सीसामोई विधानसभा क्षेत्र के अहिराना क्षेत्र का है, जहां पर नसीम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही है। इस दौरान मंच पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे हैं। अब देखते हैं इस पूरे चुनाव में किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ पटाखों पर बैन को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने की वाली आदत का समर्थन नहीं करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक पटाखों पर स्थायी बैन लगाने के लिए तैयारी करने को कहा है। दोस्तों दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस पटाखे जलाने से रोकने के लिए एसआईटी बनाएगी। इसके साथ ही एसएचओ को पटाखे जलाने पर बैन सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आर्गस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टिप्पणी की है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। प्रथम दृष्टा हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी कोई गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा देती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्योंकि दीपावली पर पटाखे बैन होने पर भाजपाई मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि यह हिंदू धर्म पर प्रहार है, जबकि पूरे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए कोर्ट की ओर से पटाखों पर बैन लगाया गया है। लेकिन भाजपा के लोग इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हुए सारी बातों को केवल धर्म के खिलाफ बताने लगते हैं और लोगों को उकसाने लगते हैं। कोर्ट ने अब यह फटकार लगाते बातें कही भी है। अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही टिप्पणी की है तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को हाल ही में हुए छात्र संघ के चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है। दोस्तों हाईकोर्ट ने 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने सार्वजनिक संपत्तियों की एक हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो यह आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे वर्तमान उम्मीदवारों भविष्य के उम्मीदवारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ सुथरा रखे पूरे कैंपस को। साथ साथ झूठे और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर झारखंड बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया को इस बारे में पत्र लिखा है। दोस्तों झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही है और कई सारे विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए झारखंड की रांची पुलिस ने झारखंड बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे और भ्रामक वीडियो पोस्ट करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों रांची पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स को संबोधित करते हुए पोस्ट हटाने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके आरोप के बाद अब बीजेपी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों देखते हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन का यह पूरा मामला है और झूठे आरोप जो कांग्रेस पार्टी के नेता और आरजेडी के नेता और जेएमएम के नेताओं पर लगाए गए हैं, क्या पोस्ट हटवाया जाएगा? एक्स को लिखा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिखा गया है कि इस पोस्ट को डिलीट किया जाए। चुनाव आयोग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन प्रशासन स्थानीय प्रशासन जरूर कार्रवाई कर रहा है। उम्मीद है कि प्रशासन की मांग पर कोई कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए पूरा यह प्रचार बनाया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाए थे और आदिवासी समाज के खिलाफ इंडिया अलायंस को बताने के हर संभव प्रयास किए गए थे। जबकि बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो मणिपुर को लेकर ही है, जिसका जवाब भाजपा के पास है ही नहीं। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दोस्तों 20 नवंबर को राज्य की 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे का गुस्सा चुनाव आयोग के अधिकारियों पर फूटा है। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की थी। उद्धव ठाकरे ने अब चुनाव आयोग को चैलेंज दिया है कि मोदी और जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ छापेमारी करके दिखाए। साथ साथ दोस्तों मृगांक शेखर की ओर से एक पोस्ट लिखा गया। इसमें उन्होंने कहा है कि एक है तो सेफ है, ये स्लोगन में वही भाव है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है, बटेंगे तो कटेंगे। और केंद्र की सत्ता में आने के बाद से भले ही चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को वोट दिलाने के लिए लोगों को शमशान और कब्रिस्तान जैसी बहसों में उलझाते रहते हो, लेकिन बाकी दिनों में बीजेपी का पूरा फोकस सबका साथ सबका विकास पर होता है। इस तरीके से पूरा एक लेख लिखा गया है कि आप मानते हैं दोस्तों कि भाजपा केवल चुनाव में ही बांटेंगे तो काटेंगे और
बटेंगे तो कटेंगे इस तरीके के बयान देते हैं, या फिर बीजेपी के लोगों का 24 घंटे 7 दिन केवल यही काम है, बटेंगे तो कटेंगे वाले हरकतें करते रहते हैं। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में केदारनाथ के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को हराने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवन कापड़ी ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के नेता भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में तमाम सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी सरकार ने प्रचार प्रसार पर लगा दिया है। क्षेत्रीय विधायक के निधन के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी उपचुनाव के अंदर परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया है। ये पहला मौका है जब बीजेपी ने परिवार के बजाय किसी और को टिकट दिया है। भुवन कापड़ी ने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मनोज रावत की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत की जीत हो रही है। वो भू कानून और अन्य मुद्दों को लेकर गंभीरता से प्रखरता से बोलते हैं और उनका समर्थन भी है लोगों को। 90,000 के आसपास इसमें लोग वोट डालने वाले हैं। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि केदारनाथ हिंदू समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है दोस्तों जहां से बीजेपी की हार का मैसेज फिर दूर तक जाएगा। जैसे अयोध्या में भाजपा की हार पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गूंजा था। साथ साथ बॉलीवुड के अभिनेता रितेश देशमुख ने कांग्रेस पार्टी का जोरदार समर्थन करते हुए अपने भाई धीरज देशमुख के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि धर्म खतरे में है। ये जो दावा करते हैं लोग, दरअसल ये धर्म खतरे में होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनकी पार्टी खतरे में है। वे उसे बचाने के लिए धर्म की दुहाई दे रहे हैं। रितेश लातूर के अंदर धीरज अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे थे। 20 नवंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। लातूर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी ने रमेश कराड़ को मैदान में उतारा है। रितेश ने रविवार को रात एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही धर्म है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है वही धर्म निभा रहा होता है। जो ईमानदारी से काम नहीं करता वो धर्म की आड़ में इस तरीके की बातें कर रहा होता है जो भाजपा के लोग कर रहे हैं। एक तरीके से इनडायरेक्ट उन्होंने बयान दिया है, लेकिन कह दिया है कि धर्म खतरे में है वाला बयान जो लोग दे रहे हैं दरअसल उनकी पार्टी खतरे में है। साथ साथ अमित शाह बोले, कहा हम एक कमेटी बनाकर एक एक घुसपैठियों को झारखंड से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह के इस तरीके के बयान पर लोगों ने कहा कि 2014 से देश के अंदर तो कई सारी कमेटी बन गई है, कई सारे घुसपैठिए भाजपा ने बाहर कर दी है। आज बीजेपी के लोग झारखंड में जाकर ये बातें कर रहे हैं, यानी तंज कसते बातें कही गई है। दोस्तों जो बीजेपी के लोग पूरे देश में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे, अब भाजपा झारखंड में भी उसी तरीके का बयान दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने इसे लेकर कुछ किया भी है या फिर केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम उनका रह गया है और आदिवासी समाज के लोगों को अपने साथ में लाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। सासा पशुपति पारस बोले, कहा आरएलजेपी पार्टी अपना अगला कदम क्या उठाएगी इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पटना में 19 तारीख और 20 नवंबर को आरएलजेपी की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशुपति पारस मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एनडीए को मजबूत करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी है, लेकिन एनडीए की ओर से हमको कुछ नहीं मिला है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ में गठबंधन कर लिया था और उनके चाचा को अलग थलग कर दिया था। उनके चाचा के पास अब कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर एक सीट भी नहीं दी, यहाँ तक कि राज्यसभा की भी कोई सीट उनको नहीं दी गई। उनके बेटे को भी कोई मौका नहीं दिया गया, तो उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे इसे लेकर अब फैसला लेने के लिए 20 तारीख को उन्होंने एक सभा बुलाई है। 19 और 20 को पटना में आरएलजेपी एक बड़ा निर्णय लेगी। उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद धर्म युद्ध संबंधित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है का नारा विविधता के लोकाचार के खिलाफ है, यानी जो डाइवर्सिटी की बात होती है उसके खिलाफ है। ओवैसी ने हमला करते हुए कहा कि फडणवीस के वैचारिक पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय उन्हें प्रेम पत्र लिखा था। देवेंद्र फडणवीस ने 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए शनिवार को वोट जिहाद का जवाब मतों के धर्म युद्ध से देने के लिए कहा था। ओवैसी ने चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के समर्थन में छत्रपति संभाजी नगर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए बातें कही थी। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि भाजपा के लोगों की यही मानसिकता है। जब बीजेपी जीत जाती है तो कहते हैं कि धर्म की जीत हो गई है, और जब हार जाते हैं तब कहते हैं कि वोट जिहाद हो गया है। यानी भाजपा के लोगों को केवल दो ही चीजें समझ में आती है, और इसीलिए देश के अंदर बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर कहीं ना कहीं फिर से देश को मानसिक रूप से विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दो नकली टांग लगा रखी है। एक है टीडीपी की यानी तेलुगु देशम पार्टी की, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की, दूसरा है जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की। आरएसएस के गढ़ में खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दो नकली टांगों के सहारे चल रहे हैं, यानी उनकी जो सरकार है उसकी दो नकली टांगे हैं। खड़गे आगे कहते हैं कि नागपुर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्मभूमि है, इसलिए दीन दलित लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, महात्मा फूले जी को नमन करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं। इन सभी को याद करने का एक उद्देश्य है। इन नेताओं ने उनकी एक पहचान बनाई है, विचारधारा के लिए वे मशहूर है। उन्होंने समता और समानता की विचारधारा इस देश को दिया है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो नागपुर के लोगों को जाता है। नागपुर के लोगों ने अंबेडकर को दिया साहस। खड़गे ने कहा कि नागपुर के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को साहस दिया था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत लोग 10 से 15 साल पहले बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जाना करते थे, संविधान से नफरत करते थे। वे कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान
संविधान हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर बनाना भी चाहिए तो मनुस्मृति के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में आरएसएस पर तंज कसते हुए सारी बातें कही है। दोस्तों आरएसएस ने ये सारी बातें जब भारत का संविधान 1946 से 50 के बीच में बन रहा था तब ये कही थी और इसी पर निशाना साधा गया है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।